नमस्कार दोस्तों। एफआईआईस का गेम प्लान क्या है? आज हम इस पे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि एफआईआई का डेटा जो आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है और उसमें कई प्रश्न उसके थ्रू उठते हैं। तो हम सोचते हैं कि आज उस पर बातचीत करनी चाहिए कि एफआईआईस का गेम प्लान है क्या? एफआईआईस का गेम प्लान जब मैं कह रहा हूँ तो इसको इस तरह से समझिए कि एफआईआईस ने इतनी बड़ी सेलिंग करी है जुलाई महीने में कि आप ये सोचने को मजबूर हो जाएँगे कि इन्होंने ये क्यों बेचा है? क्या रीज़न्स थे? क्या पता था इनको या अचानक से ये इतने नेट सेलर क्यों हो गए? तो आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एफआईआईज़ का मूड क्या है? जानकार लोग इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमारी ये सोच क्या है और डेटा क्या कहता है। तो चलिए एक-एक करके पहले इसको देखते हैं कि एफआईआईज़ का जो गेम प्लान था, उसमें क्या था? अब आप इस एफआईआईज़ के इस गेम प्लान को देखिए, तो इसमें जुलाई के महीने में यानी जुलाई 2025 में जो अभी जस्ट खत्म हुआ है महीना, नेट सेलर बन गए हैं और बहुत बड़ी बिकवाली उनकी मैसिव नेट सेलर बने हैं। और दूसरा क्या सवाल ये उठता है कि क्या उनको कुछ मालूम था टैरिफ प्लान के बारे में कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ और पेनल्टी और इतने हार्श कमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आएंगे, इसलिए वो लगातार जुलाई में बेच रहे थे और नेट सेलर बने हैं। पिछले 4 महीनों में यानी जुलाई से पहले के जो 4 महीने हैं, यानी जून, मई, अप्रैल और मार्च, इन 4 महीनों में उन्होंने जितना कुछ खरीदा था, उसको आउटपेस किया। उससे ज़्यादा उन्होंने अकेले जुलाई में बेच डाला। 31 जुलाई तक का जो डेटा है, वो बहुत भयंकर दिख रहा है। और डीआईआईज़ हमारे बेचारे मजबूरी में खरीदते रहे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो दे आर फोर्स्ड टू बाय। डीआईएस के सामने ये एक दिक्कत थी कि वो खरीदते रहे। ये 4 प्रश्न हैं जिन पर हम आज थोड़ी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है कि जुलाई के महीने में इतनी भयंकर उन्होंने सेलिंग की है, तो आइए ज़रा एक बार डेटा पे नज़र डालते हैं कि डेटा क्या कहता है। ये देखिए आपके सामने जो ये डेटा है, जनवरी में एफआईआईज़ देखिए आपको याद होगा जनवरी, फरवरी, मार्च को मार्केट कमज़ोर हो रहा था। तो जनवरी में 87,000 करोड़ से ज़्यादा की एफआईआईज़ ने सेलिंग की थी। फरवरी में करीब 59,000 करोड़ की सेलिंग करी और मार्च में लगभग 2,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। यानी जनवरी और फरवरी में उन्होंने सेलिंग की, सेलर थे वो। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून ये 4 महीने एफआईआईज़ बाई करते रहे। आपको अगर याद होगा तो फरवरी लास्ट से मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई थी और मार्च के महीने में धीरे-धीरे रिकवर होता रहा। अप्रैल में आके जब ट्रंप ने एकदम से धमाका किया कि हम टैरिफ लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मार्केट 2 दिन तो खूब गिरा, लेकिन उसके बाद रिकवर कर गया क्योंकि 90 दिन का मोरेटोरियम ट्रंप ने दे दिया था कि हम अप्रैल, मई, जून यानी 9 अप्रैल को उन्होंने जो अनाउंस किया था और ये कहा था कि 9 जुलाई को हम रिव्यू करेंगे। तो 3 महीने के मोरेटोरियम की वजह से लगातार फिर मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। केवल अप्रैल के 2 दिन वो झटका लगा था। तो इसीलिए आप देखिए अप्रैल में एफआईएस बायर है, मार्च से उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी, थोड़ी तो भी खरीदी लेकिन खरीदी। मई में आके उन्होंने खूब खरीदी, 11,000 12,000 करोड़ के आसपास खरीदी। जून में भी वो खरीदते रहे 7,500 करोड़ की, लेकिन जुलाई में उन्होंने 47,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है। पूरा जुलाई का महीना उन्होंने दबा के बेचा है। एक आध दिन बीच में शायद कुछ पीनट के तौर पे खरीदा हो। और सामने के डेटा में आप देखिए डीआईज ने किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वो लगातार खरीदारी ही करते रहे और सामने बढ़-बढ़ के बाइंग की उन्होंने। जनवरी में जब उन्होंने 87,000 करोड़ बेचा, तो इन्होंने 86,000 करोड़ खरीदा। जब उन्होंने 58,000 59,000 करोड़ बेचा, तो इन्होंने 64,000 करोड़ खरीदा। मार्च में 2,000 करोड़ की जब बाइंग की एफआईआईज ने, इन्होंने 37,000 करोड़ की बाइंग की। अप्रैल में उन्होंने 2,000 करोड़ की बाइंग की, तो इन्होंने 28,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की। मई में 67,000 करोड़ और जून में तो 72,000 करोड़ की बाइंग, यानी भयंकर बाइंग की गई। जून का महीना याद करिए, पूरे जून के महीने में
हमारे मार्केट के बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वानों ने ये माहौल बनाना शुरू किया कि इंडिया की बात टैरिफ में बन जाएगी, मोदी जी की बातचीत हो रही है, इंडिया के लिए वो सॉफ्ट रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा हार्श स्टेप नहीं लेंगे, मैनेज हो जाएगा, अरे सब ठीक है यार, चलता रहता है। इस तरह की बहुत सारी बातें बड़े मार्केट के दिग्गजों ने करनी शुरू करी। तो जून में भैया 72,000 करोड़ की बाइंग हुई। आपको मैं बताऊं कि पहले मई अप्रैल में काफी कैश में बैठे हुए थे डीआईआई हमारे, जिसको लोग बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड बाइंग नहीं कर रहे हैं, खूब खूब बाइंग के बावजूद वो कैश में बैठे थे। उनका कैश लगभग जून अंत तक, या नहीं जून अंत तक नहीं, 15 जून तक उनका 5.7% के आसपास कैश कॉल थी उनकी, जो कि जून 30 तक आया, जुलाई 15-20 तक घटते घटते वो जो 30 जून मान लीजिए मोटे तौर पे वो 5% पे आ गई थी, पूरी इंडस्ट्री का एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआईज के सामने डीआईआईज दबा के खरीद रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप में खरीद रहे थे। लेकिन जुलाई में ये गेम पलटा, जुलाई में डीआईआईज खरीदते रहे और एफआईआईज बेचते रहे। उन्होंने 47,666 करोड़ की सेलिंग करी और सामने डीआईआईज ने 60,939 करोड़ या 61,000 करोड़ मान सकते हैं उसकी खरीदारी की। डीआईएस के लिए यह कहा जा सकता है कि भाई उनके सामने कोई चॉइस नहीं, करें क्या बेचारे, खरीदना ही पड़ेगा आपको। थैंक्स टू यू, आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर जब दबा के एसआईपी दे रहे हैं तो उनकी मजबूरी क्या करें, खरीदेंगे। जो स्टॉक पिछले महीने उन्होंने 32 के पी पे खरीदा था, अगले महीने 34 के पी पे खरीदेंगे, वरना वो करेंगे क्या। अच्छा स्टॉक जो है उन्हीं को खरीदना है उनको, तो खुद ही महंगे खरीद करके खरीद रहे हैं। क्योंकि हमने एक बार समझाया आपको पिछले कई वीडियो में कि इंडिया में कैपिटल कंट्रोल है, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को भी वहीं खरीदना है, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड को भी वहीं खरीदना है, डीआईआई को भी वहीं खरीदना है, एचएनआई को खरीदना ही सबको है वहीं पे। तो जब एक ही दुकान से हर आदमी माल खरीद रहा है तो उस दुकान में माल सस्ता होगा कैसे। तो डीआईआई की दिक्कत ये है, इसलिए दे वर फोर्स टू बाय। एफआईआई के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, वो बेचते रहे, खूब दबा के बेचे और जुलाई में उन्होंने 45,000 करोड़ लगभग बेच दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि मार्च में 2,000 करोड़, अप्रैल में चलिए राउंड ऑफ कर दीजिए 3,000 करोड़ तो 5,000 करोड़, मई में 11 को 12 राउंड ऑफ कर दीजिए तो 12 और 5 17,000 करोड़, और जून वाला भी आप 7.5 मान लीजिए तो 7 7 14 25,000 करोड़ की उन्होंने पिछले 4 महीनों में जो खरीदारी की थी, लगभग उससे दुगना अकेले जुलाई में एफआईआई ने बेचा। यानी एफआईआई ने लास्ट 4 मंथ में खरीदा तो 24-25,000 करोड़, बेचा 48,000 करोड़ के लिए जुलाई में, पूरा उन्होंने इसको निपटा दिया। सामने हमारे डीआईएस भाई लोग खरीदते रहे। अब आप टोटल देखिए एफआईआई का 2025 की सेलिंग है 1,73,384। ये इतना बड़ा फिगर इसलिए आ रहा है क्योंकि जनवरी फरवरी का आंकड़ा देखिए आप, 87,000 करोड़ 58,000 करोड़ की सेलिंग है, और इधर 4,21,000 करोड़ की बाइंग है डीआईआई की, क्योंकि इधर जनवरी फरवरी में दबा के बाइंग हुई थी, बहुत भयंकर बाइंग। ये आंकड़ा कुछ कहता है, वो कहता ये है कि जुलाई में क्यों बेचा उन्होंने। एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं, फिर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखिए 2025 में, 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में एफआईआई ने लगातार बिकवाली की है। रादर मैं और पीछे डेटा देख रहा था तो मैंने 21 से इसलिए लिया क्योंकि 20 में कोविड काल था, तो उसका डेटा बहुत छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल था। 2014 एकमात्र साल ऐसा दिखता था जहां पे एफआईआई बाई कर रहे थे, उसके बाद 2015 से लगातार वो नेट सेलर है। इसीलिए जब हम ओनरशिप का डेटा देखते हैं इंडियन मार्केट में तो एफआई बेच बेच के वो 15% में पहुंच गए, 15 या 16 ऐसी कुछ पहुंच गए। खूब बेचा उन्होंने, इंडियन प्रोमोटर्स ने भी अपनी घटा के 40% कर। तो एफआईआई तो लगातार नेट सेलर है, हर साल ईयरली डेटा दिखा। उसके सामने आप देखिए डीआई नेट बायर है। सबसे हाहाकारी आंकड़ा 2024 का है, क्योंकि 2024 में 30 सितंबर तक मार्केट में बूम था, एकदम भयंकर तेजी खरीदारी। वो एक रिजल्ट वाला दिन
आपको याद होगा तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे आया था जब 240 सीटें आई थी। उसके बाद लेकिन लगातार रिकवरी हुई और मेरे ख्याल में 27 नंबर के आसपास उसने न्यू हाई मार दिया था। लेकिन उस पूरे साल में एफआई की माइंग रुकी नहीं और वो खरीदते रहे। 4,21,000 करोड़ उन्होंने 2025 में खरीदे और उससे कहीं ज्यादा, जबकि जून का आधा साल कमजोरी का था, फिर भी उन्होंने 5,26,000। अब एफआईआई कोई गेम है क्या ये कि जहां डीआई मजबूर है खरीदने के लिए? मैं तो ये मानता हूं कि डीआई के सामने कोई चॉइस नहीं है, मजबूर है इसलिए वो खरीद रहे हैं। मौका मिले तो वो भी शायद ना खरीदते, लेकिन उनके सामने ऑप्शन नहीं था तो इसलिए वो खरीद रहे थे। लेकिन डीआई के सामने जब एफआईआई आया, उसके ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, तो वो बेचता रहा। क्यों बेचता रहा, इसका जवाब हम लोगों ने जो पहली स्लाइड में हमने आपसे चर्चा की थी इस पर। Why did FIIs become net sellers in July 2025? क्या FIIs को कुछ ऐसा मालूम था टैरिफ के बारे में जिसकी वजह से वो सेलर थे? मुझे लगता है ऐसा था। ये आप कह सकते हैं कि कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने आप दबा के खरीदते रहे। दबा के इन द सेंस कि नेट बायर हो गए आप। जुलाई महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम 48,000 करोड़ की सेलिंग कर डाली? याद दिला दूं आपको कि 9 जुलाई वो तारीख थी जब वो 3 महीने का मोरिटोरियम खत्म हो रहा था टैरिफ का। तो 9 के बाद कुछ ना कुछ खबर आनी थी, लेकिन खबर आते आते, नेगोशिएशंस होते होते, दुनिया भर में चर्चा शुरू होते होते समय लगा और 20-25 जुलाई के आसपास से माहौल बनने लगा कि अब कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ टैरिफ प्लान्स डिस्कस होने लगे थे और ट्रंप का रुख दिख रहे थे। इन भाई लोगों ने जुलाई की पहले दिन से ही बेचना शुरू कर दिया था। तो ये मानने का मेरे पास पूरा हक है, अधिकार है कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा मालूम था कि टैरिफ प्लान में कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए वो लगातार बेच रहे थे। इसको कोई बहुत खोजी पत्रकारिता, कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अचानक जुलाई में आप क्यों बेचने लगे। आप ये बहाना दे सकते हैं कि अर्निंग सीजन खराब था। एग्रीड, मैं इसका एकदम मुतमईन हूं कि हमारी जो अर्निंग आई है Q1 की, वो अच्छी नहीं है और हमने अपने ट्विटर स्पेस में, एक्स स्पेस में आजकल, या हर उसमें मैंने कहा है कि मेरे हिसाब से अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि Q1 की अर्निंग अच्छी नहीं थी क्योंकि हमारी जो ग्रोथ आई है वो सिंगल डिजिट की है और वो दिक्कत वाली है। हमको उम्मीद थी आनी चाहिए लेकिन नहीं आई। लेकिन भाई आप तो जुलाई के पहले दिन से ठोकना शुरू कर दिए थे, तब तो रिजल्ट भी नहीं आया था। 9 तारीख को शायद पहला रिजल्ट आया था टीसीएस का, मेरे ख्याल में बड़ा रिजल्ट, वहां से खेल शुरू हुआ, लेकिन आप बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ मोटा मोटा अंदाजा एफआईआई को रहा हुआ कि नेगोशिएशंस में भारत की डील शायद बनेगी नहीं, क्योंकि बातचीत तो शुरू हो गई थी, इंडियन डेलीगेशन जा रहे थे, बात कर रहे थे, और शायद ये हो रहा होगा कि बात नहीं बनेगी या अटक जाएगी या दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने सेलिंग की और लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं। अगस्त के पहले एक ट्रेडिंग दिन में भी उन्होंने बेचा। मैं 31 जुलाई तक का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने अगस्त की पहले दिन, यानी एक ट्रेडिंग डे हुआ है अभी अगस्त 2025 का, उसमें भी वो सेल करके गए हैं और फ्यूचर्स में तगड़ी सेलिंग पोजीशन, यानी शॉर्ट्स उनके अभी भी खड़े। तो एफआईआई का गेम साफ है कि हम तो भैया इंडियन मार्केट में बेचेंगे क्योंकि हमको कंफर्ट नहीं है। अब एफआईआई ने डीआईएस को मजबूर किया क्या खरीदने में? तो अब चूंकि डीआईएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वो बाई कर रहे थे, तो उनको दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि वो सिस्टमिक मजबूरी है उनकी खरीदारी करने की, लेकिन वो खरीद रहे थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये उठता है कि इस सेलिंग के लिए दो रीजन मुझे जिम्मेदार लगते हैं। एक तो ये गेम प्लान, मैंने डॉट करेक्ट करने की कोशिश की, कितना सच है ये आप लोग खुद एनालाइज करिएगा
कि अचानक से जुलाई में आपको अंतर्यामी हो गए, पता चल गया आपको और आप बेचना शुरू कर दिए? अर्निंग सीजन शुरू भी नहीं हुआ तब भी बेच रहे थे? क्या इनसाइडर थी क्या आपके पास? इनसाइडर हो सकती है भाई, यूएस के लोग हैं आप, आपको पता रहा होगा कि ट्रम्प साहब नहीं मानेंगे या नेगोशिएशंस ठीक नहीं जा रहे हैं, नहीं पता, लेकिन कुछ तो था जो जुलाई में बेचा। और करेला और नीम चढ़ा हुआ कि भाई अर्निंग भी नहीं अच्छी, ये एकदम एक्सेप्ट करता हूं मैं कि हमारे Q1 की अर्निंग ठीक नहीं गई है और आईटी कंपनियों की विशेष तौर पर अर्निंग बहुत खराब आई है, बैंकों की अर्निंग अच्छी नहीं आई है, थोड़े थोड़े एनपीएस बढ़े हैं, निम्स थोड़े थोड़े कमजोर हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये ट्रेंड है या वन ऑफ है, और क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं थी। अब फेस्टिवल सीजन में हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अर्निंग सीजन कमजोर गया, इसका भी एक कारण है। तो बिल्कुल ये फेयर पॉइंट है कि भाई कमजोर अर्निंग है तो हम तो और बेचेंगे। तो हो सकता है कि एक तो टैरिफ का झंझट, ऊपर से कमजोर अर्निंग, तो और दबा के उन्होंने बेचना शुरू कर दिया कि यार अब तो बेचो, क्योंकि यहां पे मामला ठीक नहीं पड़ रहा है। तीसरा कारण मुझे इसका ये लगता है कि चाइनीज मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग कई बार इसको विचार कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत सारा पैसा उधर भी शिफ्ट हुआ होगा, और चीन के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उसमें चीन को अमेरिका ना धमकी दे पा रहा है ना झुका पा रहा है, वहां पे टेबल बराबरी पे हो रहा है खेल, तो बहुत सारा पैसा उधर भी गया हुआ। तो ये दो तीन कारण मुझे लगते हैं जो एफआई के गेम प्लान में रहे होंगे कि इंडियन मार्केट में फिलहाल बेचने में ज्यादा उनको फायदा दिखा होगा, तो इसलिए हुआ। तो तीन कारण मुझे समझ में आते हैं कि एक तो उनको टैरिफ का कुछ अंदाजा था कि ऐसा बात बिगड़ रही है, दूसरा अर्निंग खराब थी, और तीसरा इससे ज्यादा वैल्यू वाला मार्केट आपको चीन दिख रहा था। तीन ये कारण मुझे लगता है जिसकी वजह से एफआई की धुआंधार सेलिंग हुई है, क्योंकि यार 4 महीने की खरीदारी एक ही महीने में आप बेच डालो तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना बड़ा, ऐसा थोड़ी वन फाइन डे आप उठे सुबह सुबह और आज हमको बेचना है, रीजन होते हैं कुछ ना कुछ उसके। अब एक सवाल और मेरे मन में ये उठता है कि क्या ये हो सकता है कि 2024 में हम लोग चलेंगे, तो 2024 में 30 सितंबर से पहले का आप मंजर याद करिए, एफआईएस की सेलिंग चल रही थी, Q1 की अर्निंग खराब थी, Q2 की अर्निंग खराब थी, Q3 की अर्निंग खराब थी, और लिटिल बिट सुधार के साथ Q4 की अर्निंग भी कमजोर थी। तो पिछले साल चारों क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के बहुत मजा नहीं आया था, तो इसलिए भी क्या वैसा ही मंजर इधर रिपीट हो रहा है क्या? अर्निंग भी खराब है, टैरिफ का भी प्रेशर, अनसर्टेनिटी, मार्केट को अनिश्चितता पसंद नहीं है, चीजों को निश्चित रखिए, मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है। उधर यूएस में रेट कट नहीं हो रहा, हमारे यहाँ रेट कट एक झोंके में उन्होंने कर दिया। अब पूरा साल वो करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, अलग इन्फ्लेशन बहुत नीचे आया तो कर देंगे, कुछ लोग कर देंगे तो और बुरा होगा। रिटर्न का फार्मूला तो हमने आपको बताया ही है अपनी एजुकेशन सीरीज में, जीडीपी, इन्फ्लेशन और डिविडेंड, तीन जोड़ लीजिए आपकी ग्रोथ है। तो अगर हमारी जीडीपी 6.4% है, इन्फ्लेशन हमारा 2.5% है, तो कितना हो गया? 8.8%, 8.6%, और 1% डिविडेंड जोड़ लीजिए, 9.5%, यानी खींच खाच के 10%। 10% से ज्यादा आपका रिटर्न बन ही नहीं सकता। 12-14 हम लोग एवरेज लेके चलते थे, इस साल तो 10 की संभावना लग रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और इसलिए मैंने लगा कि भाई ये एफआई का डेटा मुझे बहुत शंका में डालना, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है ये कि भैया ये कुछ खेल उसमें हुआ है, और अचानक से आप जुलाई में आके बेचने लगे और मार्च से आप लगातार खरीद रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो है। दया, पता करो, कुछ मामला तो है। क्या उनको पता था कि बात टैरिफ की बिगड़ जाएगी? क्या उनको पता था कि अर्निंग सीजन बहुत खराब आएगा, बहुत अच्छा नहीं आएगा? जो भी रीजन रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि Q2 जो हमारा शुरू हो चुका है, इसमें फेस्टिवल सीजन की बहुत सारी चीजें डिस्काउंट होंगी, क्योंकि इस बार
ज्यादातर त्योहार अक्टूबर में ही खत्म हो जाए, दिवाली भी शायद 24 अक्टूबर की है, पूरा सीजन निपट जाएगा उसमें और अक्टूबर में रिजल्ट शुरू होंगे। तो Q2 के नतीजे FY26 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वार्टर। अगर फेस्टिवल शॉपिंग आ गई और लौट आई चीजें कंजम्पशन तो होगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ हर सेगमेंट की, चाहे वो पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, सबकी नीचे जा रही है। तो Q2 के नतीजों पर नजर रहेगी। और दूसरा, ये टैरिफ का मामला कैसे सुलझता है अभी तक विजिबल नहीं है। 23 अगस्त को शायद एक मीटिंग फिर से होनी है, यूएस का डेलीगेशन इंडिया आएगा। अगर नेगोशिएशन हो गए, कुछ बात बन गई तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होगी। लेकिन ये सब बातें झंझावात को आप छोड़ दीजिए, आप केवल एफआई डेटा पे नजर रखिए और किसी भ्रम, किसी नैरेटिव, किसी चैनल में बड़ी बड़ी बातों पे मत आइएगा। मैं लगातार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नैरेटिव्स में फंसिए। डेटा इज द गॉड। आप नंबर्स देखो भैया, नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, नंबर नहीं आएंगे तो फिर मुश्किल है, फिर तो खाली बातें हैं। बातों का क्या, वचने का दरिद्रता। बोलने से ना कोई गरीब होता, ना बोलने से कोई अमीर हो जाता है, लेकिन सपोर्ट में नंबर्स। तो फिलहाल आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने डेटा देखा है एफआईए का, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो इश्यूज हैं हमारे जल्दी रिजॉल्व होंगे, चीजें पटरी पे आएंगी। अदरवाइज अगर ये ऐसी सेलिंग चलती रही एफआईआईस की, तो फिर मुझे नहीं लगता कि डीआईस के दम पर मार्केट न्यू हाई या आगे बढ़ेगा। रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही, कोई आदमी उसका अनुमान नहीं लगा सकता। और ट्रम्प का अनुमान तो वो खुद भी नहीं लगा, उनको खुद नहीं पता कि कल सुबह मैं क्या बोल दूंगा। तो नजर बनाए रखिए, नियंत्रण में है सिचुएशन, लेकिन नजर बनाए रखिए। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी फिर कोई और नया इश्यू लेके आएंगे और उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप हमारी खूब आलोचना करिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, केवल बिलो द बेल्ट वाली बात मत करिएगा। मैं आलोचना सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मतलब कुछ लोग एक आध दो, मतलब नॉट वेरी फ्यू, एक आध कमेंट ऐसा आ जाता है जिससे मन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। वैसा मत करना भाई। आप मेरी आलोचना करो, आप डेटा से डिसएग्री करो, आप बोलो कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं, मार्केट तेजी में जाएगा, मंदी में जाएगा, जो आपका मन हो, तो उसका स्वागत हमेशा हम आपको करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।